हर हर महादेव, जय श्री केदार। अगर आप आने वाले समय में चारधाम यात्रा करने वाले हैं या फिर चारधाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10-12 मिनट का ये वीडियो स्किप मत करके पूरा देखिए एकदम ध्यान से। इस एक ही वीडियो में चारधाम यात्रा का सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप सारा इंतज़ाम करके खुद से ही चारधाम यात्रा कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देवभूमि हरि के द्वार हरिद्वार से आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दिस इज तन्मय, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मोटो ट्रैवलर तन्मय। होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड फाइन। हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में अगर संभव हुआ तो चारधाम यात्रा जरूर करना चाहिए। और ये चारधाम भारतवर्ष के 4 दिशा में स्थित है। दक्षिण में श्री रामेश्वरम धाम, पश्चिम में श्री द्वारका धाम, पूर्व में श्री जगन्नाथ धाम और उत्तर में श्री बद्रीनाथ धाम। ये है हमारे सनातनियों के मुख्य 4 धाम। इसके अलावा भी एक और 4 धाम है जो कि सिर्फ उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है, जिसको हम लोग उत्तराखंड के 4 धाम या फिर छोटी 4 धाम के नाम से ही जानते हैं। और ये 4 धाम है श्री यमुनोत्री धाम, श्री गंगोत्री धाम, श्री केदारनाथ धाम और श्री बद्रीनाथ धाम। ये जो 4 धाम है साल में सिर्फ करीब 6 महीना ही खुला रहता है यात्रा के लिए, लेकिन इस 6 महीने में लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु आते हैं ये छोटी 4 धाम करने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चारधाम यात्रा कौन से समय में होता है, कितने दिन के लिए होता है, कहाँ से शुरू होता है ये चारधाम यात्रा, कहाँ कहाँ क्या क्या देख सकते हैं हम लोग, कैसे जाएं इस यात्रा में, रात में कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, कौन से गाड़ी में जाएं ये यात्रा करने के लिए, और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये पवित्र चारधाम यात्रा शुरू होता है अक्षय तृतीया के दिन से, जो कि ज़्यादातर समय में मई महीने के प्रथम सप्ताह में ही पड़ता है। यात्रा शुरू की घोषणा होता है महाशिवरात्रि के दिन और ये चारधाम यात्रा की समाप्ति होती है भातृ द्वितीया के दिन, जो कि पड़ता है दिवाली के 2 दिन बाद। इसका मतलब न्यू ईयर का जो कैलेंडर है वो निकलने के बाद ही आप लोग चाहे तो अपनी चारधाम यात्रा प्लान कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान मई जून में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, बाकी जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर में भीड़ थोड़ा कम रहता है। चारधाम यात्रा शुरू करने से पहले आपको सिर्फ 2 काम करना है। पहला काम, इंटरनेट से ट्रैवल एजेंट सर्च करके एक कार बुक करना है अपने मेंबर के हिसाब से। 3 या 4 मेंबर के लिए छोटी कार और 5 से ज़्यादा मेंबर के लिए SUV टाइप कार जो होता है वो आप लोग बुक कर सकते हैं। और दूसरा काम, 2 जगह में आपको होटल बुक करना है, जानकी चट्टी और गौरीकुंड के लिए। इंटरनेट में बहुत सारे होटल के नंबर मिल जाएंगे आपको, आप अपने बजट के हिसाब से होटल बुक कर लीजिए। हम लोग जो कार और होटल लिए थे उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहे तो बुक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सर्विस मिला था हम लोगों को। और सबसे ज़रूरी चीज़, यात्रा की परमिट बनाना। आप लोग चाहे तो खुद से ही ऑनलाइन बना सकते हैं ये यात्रा परमिट। बाकी अगर खुद नहीं करना चाहते हैं तो जिस ट्रैवल एजेंट से आप लोग कार बुक कर रहे हैं उनको बोलिए, वो परमिट बना के देगा। पर हेड 100 रुपया करके लेगा। हम लोग भी वही किए थे। पहले ही बता दूं कि हम लोगों का ये चारधाम यात्रा मीडियम बजट का होगा। अगर आप लोग चाहें तो अपना बजट अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। चारधाम यात्रा शुरू होता है हरिद्वार से, मगर आप लोग चाहें तो देहरादून या ऋषिकेश से भी ये यात्रा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये पवित्र चारधाम यात्रा करने के लिए शरीर और मन को पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यात्रा शुरू होने से 1 दिन पहले ही आप लोग हरिद्वार में
आके रुक जाइए। अपने बजट के हिसाब से होटल बुक कर लीजिए और हर की पौड़ी घाट में गंगा जी में नहा के अपने को पवित्र कर लीजिए और रात में गंगा आरती देखिए। जल्दी डिनर करके सो जाइए। बहुत बड़ा डिस्क्लेमर दे दूँ, यात्रा के हर दिन आप लोगों को जल्दी रात को सो जाना है और सुबह जल्दी उठ के यात्रा शुरू करना है। तो चलिए ये पवित्र चारधाम यात्रा शुरू करते हैं। चारधाम यात्रा के पहले दिन सुबह 6-7 बजे महादेव के नाम से यात्रा शुरू कीजिए। इस दिन हम लोग जाएंगे हरिद्वार से जानकी चट्टी तक। चारधाम मसूरी बरकोट होके जाने में डिस्टेंस करीब 225 किलोमीटर का होगा। जाने में 12 घंटे तक समय लग सकता है क्योंकि पहाड़ी रास्ता है। जगह जगह में आप लोगों का परमिट चेक होगा और भारी ट्रैफिक जाम भी मिलेगा आप लोगों को। जानकी चट्टी वो जगह है जहां से श्री यमुनोत्री धाम के लिए पैदल यात्रा शुरू होता है। मसूरी के बाद से ही यमुना नदी आप लोगों के साथ चलेगी श्री यमुनोत्री धाम तक। एक बात बता दूं, बरकोट में नाइट होल्ड मत कीजिए क्योंकि फिर सुबह जल्दी उठ के आप लोगों को कार से चल के जानकी चट्टी आना होगा। वहाँ से फिर ट्रैक करके आप लोगों को श्री यमुनोत्री धाम जाने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए जानकी चट्टी में होटल एडवांस में बुक कर लीजिए। रात में जानकी चट्टी पहुँच के डिनर करके जल्दी सो जाइए। इसी तरह आपका पहले दिन का यात्रा ख़त्म होगा। चारधाम यात्रा के दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठ के फ्रेश होके 6 बजे तक यात्रा शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहें तो होटल में ही नहा सकते हैं या फिर श्री यमुनोत्री धाम में जाके वहाँ पे जो हॉट वाटर स्ट्रीम है वहाँ में भी आप लोग नहा सकते हैं। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम का दूरी करीब 7 किलोमीटर है। आप अपने शरीर के कैपेबिलिटी के हिसाब से 3 से 4 घंटा लग सकता है पैदल यात्रा चलने में, ये मान के चलिए। अगर आप पैदल चलने में अक्षम हैं तो वहाँ पे घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू से भी आप लोग जा सकते हैं। इस सब का रेट सरकार द्वारा फिक्स किया जाता है और हर साल रेट चेंज भी होता है। 10 बजे तक श्री यमुनोत्री धाम में जाके माता का दर्शन कीजिए, पूजा कीजिए, कुछ समय बिताइए यमुना नदी के किनारे। वहाँ पे बहुत सारे होटल मिलेंगे आप लोगों को। ब्रेकफास्ट कीजिए और वापस जानकी चट्टी लौट आइए। ये सब करने में आप लोगों को करीब 8 घंटा समय लगेगा। दोपहर में 2 बजे तक वापस आ जाइए। जल्द से जल्द कार लेके जानकी चट्टी से निकल के आ जाइए क्योंकि नहीं तो वहाँ पे आप लोग ट्रैफिक जाम में फंस सकते हैं। रास्ते में बहुत सारे होटल मिलेंगे, लंच कर लीजिए आप लोग। अगर उत्तरकाशी तक जा पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो धारासू में भी आप लोग नाइट होल्ड कर सकते हैं। लेकिन आपको शाम होने से पहले ही होटल में चेक इन कर लेना है। रात में फिर जल्दी डिनर करके सो जाइए। दूसरे दिन का यात्रा आप लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। चारधाम यात्रा का तीसरे दिन धारासू से गंगोत्री धाम की दूरी 150 किलोमीटर है। धारासू ब्रिज क्रॉस करने के बाद से ही भागीरथी नदी चलेगी आप लोगों के साथ एकदम गंगोत्री धाम से ऊपर गोमुख गुफा तक, जहां से भागीरथी नदी का उद्गमन होती है। गंगोत्री धाम के 30 किलोमीटर पहले आएगा हर्षिल वैली। अगर आप चाहें तो हर्षिल में भी नाइट होल्ड कर सकते हैं। हर्षिल वैली में बहुत सारे होटल हैं, आप अपने बजट के हिसाब से वहाँ पे होटल बुक कर लीजिए। शाम में हर्षिल वैली थोड़ा घूम के रात में डिनर करके सो जाइए। इस तरह आपका तीसरे दिन का यात्रा ख़त्म होता है। और एक बात, श्री गंगोत्री धाम में भी आप लोग होटल लेके रह सकते हैं। वहाँ पर भी आपको होटल मिलेगा बहुत सारे, चाहे तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं। हम लोग गंगोत्री में ही रुके थे। चारधाम यात्रा के चौथा दिन सुबह 5 बजे उठ के श्री गंगोत्री धाम आइए। यहाँ आपको पैदल चलना नहीं पड़ेगा। पार्किंग से सिर्फ 500 मीटर के दूरी में ही श्री गंगोत्री धाम है। अगर संभव हुआ तो भागीरथी में नहाइए, उसके बाद दर्शन और पूजा कीजिए क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है, ग्लेशियर का पानी है तो इसलिए। दर्शन पूजा करने के बाद ब्रेकफास्ट कीजिए, कार लेके रवाना हो जाइए। आज थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा, तिलवाड़ा या फिर श्रीनगर तक, जिसका दूरी करीब 250 से 260 किलोमीटर है।
पर मन के चलिए रात 8-9 बजे तक आप लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। रास्ते में बहुत सारे होटल ढाबे मिलेंगे, आप अपने बजट देख के होटल में रुक सकते हैं और डिनर करके सो जाइए। इस तरह आपका चौथे दिन का यात्रा जो है ख़त्म होती है। यात्रा के 5वां दिन, इस दिन चाहे तो आप थोड़ा लेट उठ के यात्रा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि तिलवारा से आपको सिर्फ गौरीकुंड तक ही जाना है 65 किलोमीटर, जिसमें से 60 किलोमीटर सोनप्रयाग तक ही आपका कार जाएगी। उसके बाद सोनप्रयाग में अपनी कार पार्किंग में लगा के शेयरिंग कार लेके आपको गौरीकुंड जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले सोनप्रयाग में आपको यात्रा परमिट दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग आगे जा पाएंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का टैक्सी किराया करीब 50 रुपया है। टैक्सी से गौरीकुंड आके बुक किया हुआ होटल में चेक इन करके रेस्ट लीजिए, और अगर टाइम मिला तो गौरीकुंड में थोड़ा घूम लीजिए। रात को फिर से जल्दी डिनर करके सो जाइए, क्योंकि अगले दिन 3 बजे उठ के 4 बजे आपको पैदल यात्रा शुरू करना होगा श्री केदारनाथ धाम के लिए। इसका दूरी 18 किलोमीटर है। इसी तरह आपका 5वें दिन का यात्रा ख़त्म होता है। चारधाम यात्रा का 6ठा दिन, ये यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन आपको करीब 18 किलोमीटर पहाड़ी रास्ते में पैदल चढ़ाई करके श्री केदारनाथ धाम पहुंचना है। पर अगर आप पैदल चढ़ाई करना नहीं चाहते हैं तो घोड़े, पालकी, पिट्ठू से भी आप लोग जा सकते हैं, जिसका किराया 3000 से लेकर 10,000 तक हो सकता है। हम लोग पूरा रास्ता पैदल ही चढ़ाई किए थे, इसीलिए मैं सिर्फ इसके बारे में ही बोलूँगा। हम लोग सुबह 4:30 बजे चढ़ाई शुरू किए थे और दोपहर 1:30 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे केदार घाटी में। पूरी पैदल चढ़ाई के दौरान केदार घाटी की अति सुंदर व्यू आपको मोहित कर देगा। सारी रास्ते मंदाकिनी नदी आपके साथ साथ चलेगी। ये सब व्यू देखते देखते हम लोग कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। केदार घाटी में पहुंच के सबसे पहले टेंट बुक कर लीजिए। दूसरों के बातें सुन के घबराइए मत, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंट मिलेगा, अपने हिसाब से बुक कर लीजिए। हम लोग 4 आदमी 2 टेंट लिए थे, 1000 करके 2000 रुपया किराया लिया था। और हाँ, रेनकोट ज़रूर लाइए, क्योंकि वहाँ पे बारिश तो होना एकदम से तय है। फिर मंदिर में जाके यात्रा परमिट दिखा के टोकन लीजिए। उसके बाद बाबा के दर्शन के लाइन में लग जाइए। सब कुछ हो जाने के बाद डिनर करके जल्दी सो जाइए। बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करके ये दिन आपका ख़त्म होता है। यात्रा के 7वां दिन, सुबह जल्दी उठ के फ्रेश होके नीचे रवाना हो जाइए। पूरा रास्ते में आपको खाने की दुकान मिल जाएगा, अपने हिसाब से खाना खा लीजिए। नीचे उतरने में 6 से 7 घंटा समय लगेगा। गौरीकुंड पहुँच के टैक्सी लेके सोनप्रयाग आके अपनी कार लेके जल्द से जल्द निकल जाइए। अगर ट्रैफिक जाम मिला तो रुद्रप्रयाग या फिर कर्णप्रयाग में रुक जाइए, नहीं तो चौकता होके जोशीमठ में नाइट हॉल्ट कीजिए। रास्ते में बहुत होटल ढाबे मिलेंगे, लंच कीजिए और रात को अपने बजट के हिसाब से होटल लेके सो जाइए। 7वें दिन का यात्रा समाप्त होता है। चारधाम यात्रा के 8वां दिन, अगर आप लोग रुद्रप्रयाग या कर्णप्रयाग में नाइट हॉल्ट किए थे तो शाम तक बद्रीनाथ धाम में आके होटल लीजिए। यहाँ पर बहुत होटल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। और दूसरे दिन दर्शन कीजिए। पर जोशीमठ में रुके तो उसी दिन श्री बद्रीनाथ धाम पहुँच के दर्शन पूजा कर सकते हैं। यहाँ बहती है अलकनंदा नदी, जो कि आगे चल के देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ मिलके गंगा नदी नाम लेके आगे चली जाती है। रात को आराम से डिनर करके सो जाइए। इसी तरह आप लोगों का चारधाम दर्शन और 8वां दिन ख़त्म होता है। चारधाम यात्रा के 9वां दिन, पहले दिन दर्शन नहीं हुआ तो इस दिन 4 बजे उठ के फ्रेश होके मंदिर आइए, बाबा बद्रीनाथ का दर्शन पूजा कीजिए। उसके बाद माना भी ले जाइए। पौराणिक तत्वों में ये गांव का महत्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ आने के बाद ही आपको सब कुछ पता चलेगा, इसलिए यहाँ पर ज़रूर आइए। ये सब कुछ करने के बाद ब्रेकफास्ट करके श्री बद्रीनाथ धाम से निकल जाइए। आज हम लोग जाएंगे बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग तक, जिसकी दूरी करीब
150 किलोमीटर है। रास्ते में 5 प्रयाग में से विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्रप्रयाग का संगम जरूर देखिए और रुद्रप्रयाग में होटल लेके नाइट स्टे कीजिए। चारधाम यात्रा के 10वां दिन, ये है हमारी चारधाम यात्रा के आखिरी दिन। इस दिन हम लोग रुद्रप्रयाग के होटल से ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे हरिद्वार के लिए, जिसकी दूरी है करीब 160 किलोमीटर। रास्ते में देवप्रयाग का संगम स्थल जरूर देखिए, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलके गंगा जी का जन्म होता है। बहुत लोग इस संगम स्थल में नहाते भी हैं, हम लोग भी नहाए थे। इसके बाद ऋषिकेश में आप कुछ व्यू पॉइंट देख के उसके बाद शाम तक हरिद्वार में पहुंच जाएंगे और यहीं पर हमारी चारधाम यात्रा ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव, जय श्री केदार।